क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या बोला है, सरल सूक्ष्मदर्शी सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी तो आपको समझ नहीं आ रहा है। माइक्रोस्कोप यानी माइक्रोस्कोप ये है जो चीज आपको नंगे आंखों से यानी नग्न आंखों से नहीं दिखाया सकता है, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल कहता है। तो बोला सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो जाहिर सी बात है छोटे चीज को बड़ा दिखाना है तो उत्तल लेंस का होगा। समझ में आ रही है? तो इसका आंसर सीधा आंख बंद करके दे दीजिए, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। या लेंस है तो लेंस देंगे, लेंस का इस्तेमाल होगा। ठीक है, उत्तल लेंस का इस्तेमाल होगा। समझ में आ गई? सूक्ष्मदर्शी। अगला क्वेश्चन चलिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, बोला है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पतन के समय लघु पतन के समय लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है, ये बात पता होना चाहिए कि बहुत अधिक होता है। तो इसका मान होगा, तो यहाँ पर हम आंसर डायरेक्ट लिखते हैं, बहुत अधिक होता है, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। ठीक है, बहुत अधिक होता है, ये आपका आंसर होगा डायरेक्ट। ठीक है, वहीं पर क्वेश्चन। जब लघु पतन हो जाए के समय में परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है। लघु पतन के समय में परिपथ समझ लो, जिस रास्ता यानी जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे परिपथ कहते हैं। तो परिपथ में लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोला। अगला क्वेश्चन में क्या है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। ठीक है, पवन के समय, पवन का मतलब हवा बहने के समय, पवन विद्युत पवन विद्युत जनित्र के समय पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये होना चाहिए। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, आंख बंद करके देख लीजिए। ठीक है, आंख बंद कर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आंख खोल के तो आप लोगों को दिखाई कम पड़ेगी शायद, इसीलिए मैं बोला आपको। ठीक है, तो इसको मजाक था, मतलब ये मत लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, निम्न में से बोला तो अब हम डायरेक्ट ले देते हैं बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है बोला है नहीं बोला है। आपको देखिए क्वेश्चन में नहीं है बोला, तो आपका आंसर क्या होगा? नाभिक ऊर्जा। क्या होगा इसका? नाभिक ऊर्जा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में चलिए कि इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से इलेक्ट्रॉन के बने यौगिक से इलेक्ट्रॉन के बने यौगिक से नहीं, इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक को क्या कहलाते हैं?
ये वैद्युत संयोजी, वैद्युत वैद्युत संयोजी, वैद्युत संयोजी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक को वैद्युत संयोजी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, बट यही है कि एक मतलब अगर आप उसको प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत आसान है। और जिनको हार्ड लग रहा है उनके लिए मैं एक थोड़ा सा कुछ मुख्तसर सा एक बातें लेके आ रहा हूँ, कुछ शेर है जो आपको इंस्पायरेशन करने वाली बातें हैं कि हौसले की तुर्की से, हौसले की तुर्की, हौसले की तुर्की से कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले की तुर्की से कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए जिंदगी में, हार जाए जिंदगी में, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। इस शहर में बात यह है कि हौसला अगर आपके अंदर है, तुर्किश का माने पहले सुनिए, हौसले की तुर्किश में कोशिश का वो तीर जिंदा, तुर्किश का माना होता है जिसमें तीर रखा जाता है। तो हौसले की तुर्किश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए चाहे जिंदगी में। अगर आप हार जा रहे हो जिंदगी में नहीं, लेकिन आप उम्मीद मत खोइए, इसलिए कहा है कि हार जाए चाहे जिंदगी में, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। कि जब अब इसके लिए मिसाल दे कि आप जब क्रिकेट खेलने आते हैं तो इस मकसद से जाते हैं कि मैं जीत के आऊँगा। अगर ये मकसद से अगर ये सोचेंगे कि मैं क्रिकेट में जीत नहीं पाऊंगा तो आप खेलने जाएंगे ही नहीं। आपको ये मकसद सोच रहे हैं कि मैं जीतूंगा, इसलिए आप क्रिकेट खेलने आते हैं। भले हार जाता है अलग बात है, लेकिन आप जीत की उम्मीद, कप लेके आऊंगा, कप लेके आऊंगा, इसलिए आप आते हैं। तो इस बातों को अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है, तो आपको ये पता है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, ये भी आपको पता है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। 6 नंबर में चलिए क्या बोला, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र कितना है, तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र, अणुसूत्र कितना होता है, अणुसूत्र होता है NaHCO3। ठीक, ये हुआ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसी का बेकिंग सोडा का, बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है, अणुसूत्र है। 7वां क्वेश्चन चलिए, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। ठीक है, 7वां भी क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, विजातीय यौगिक, विजातीय यौगिक देखिए, निम्नलिखित बोला है तो आपको हम डायरेक्ट लेते हैं विजातीय यौगिक, विजातीय यौगिक, यौगिक। ठीक है, यौगिक, यौगिक तो समझ रहे हैं, यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक का होता है 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से बने, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से जो नया पदार्थ का निर्माण होता है उससे यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो विजातीय यौगिक है तो क्या है, विजातीय यौगिक कौन है, तो विजातीय यौगिक अगर बोला जाए तो वो क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी मतलब शॉर्ट में POP। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अरे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पता है आपको, उसका उपयोग भी पता है, यूज के पता है, क्योंकि केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप क्या पढ़ा है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हड्डी को जोड़ने के लिए, प्लास्टर करने के लिए ये है। ठीक है, चलिए इसका आंसर है विजातीय यौगिक किसको कहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन चलिए। 8 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक यौगिक कौन है, तो CaCl2। अब बताओ CaCl2 क्यों है, CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड। आयनिक यौगिक मतलब इस पर चार्ज है। अब कैसे, Ca प्लस क्लोरीन दोनों जो है अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना, CaCl2 बनाया, सॉरी CaCl2 बनाया। कैसे, अभिक्रिया के फलस्वरूप देखो यहां पर कैल्शियम का कितना होता है, कितना होता है, 17, कितना 20, कैल्शियम का 17 होता है ना 20 होता है, 20 होता है, तो 20 हो गया इसका, और इसका कितना होता है 17, क्लोरीन का 17 होता है ना। तो इसके बाद अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसमें जो अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 17 को 1 है, 1 इसके पास 1 हो रहा है, अंतिम में 7 है, लेकिन इसको लेगा, इसके पास 20 है तो कितना बचा इसके पास,
इसके पास कितना हुआ कैल्शियम का, कितना? अरे इसका 20 है तो उसको बांटो ना, के एल में बांटो ना, इतना क्या टेंशन लेते हो? 2 8 और कितना बचा? 10 हो गया, बचा कितना? 10 बचा, फिर 8 ले लेगा तो कितना बचा? 2 बचा। अंतिम इलेक्ट्रॉन में संख्या कितना हुआ? 2। जब 2 बचा इसके पास तो कैल्शियम का 2 हो गया, और क्लोरीन के पास कितना? 1। इसके पास 1 हुआ ना, ये क्रॉस मल्टीपल हुआ, देखो क्रॉस मल्टीपल हुआ, यानी मतलब कैल्शियम का 1 हो गया और क्लोरीन का 2 हो गया, तो यानी CaCl2 हो गया, CaCl2 हो गया, ठीक है, इस स्थिति में निकल गया। लेकिन जब ये जो है क्लोरीन किसी से ये जब अपना अष्टक पूरा करेगा, क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए इसका अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 7 है, और इसके पास कितना है अंतिम इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है? इसको कितना की जरूरत है? 6 की जरूरत है। तो जब 6 की जरूरत है तो ये 6 इस 7 तो देगा नहीं इसको, क्योंकि 6 की जरूरत है इसको। इसके पास में 2 बच रहा है, इसके पास 7 बच रहा है, तो जाहिर सी बात इससे ये ले सकता है। तो क्लोरीन पर चार्ज क्या हो जाएगा? वो अगर क्लोरीन पर ले तो चार्ज क्या होगा? माइनस हो गया। और ये क्लोरीन ये कैल्शियम दे रहा है तो क्या? कैल्शियम दे रहा है तो क्या होगा? उसके ऊपर चार्ज प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा? ये दोनों के ऊपर आयन हुआ, चार्ज हुआ कि नहीं हुआ? इसी को बोला था आयनिक यौगिक, तो CaCl2 हो गया। वहां पर आप यहाँ पर दिया हुआ था इसलिए, लेकिन आपको देखना है कि चार्ज क्या हो रहा है। अगर कोई किसी को दे रहा है या ले रहा है उसमें आयनिक हुआ, कोई दे रहा है या ले रहा है उसमें आयनिक हुआ, ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन में चलिए। ये सब बात आप लोग को पढ़ाया गया है, ये सब चीज बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलिए क्लियर कर दिया आप लोगों को। 9 नंबर अगला क्वेश्चन चलिए। सरलतम, हाँ क्या बोला है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? ये बहुत अच्छा है। कौन सा पदार्थ है ना, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो लिख देते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से संयोग, संयोग मतलब नहीं मिलता है, ठीक है, संयोग कौन पदार्थ नहीं करता है? तो ऑक्सीजन से संयोग कौन पदार्थ नहीं करता है? तो यहाँ पर गोल्ड होगा, समझे, गोल्ड, ये आपका आंसर हो गया। ऑक्सीजन से संयोग गोल्ड नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है, समझ में आ गया? ऑक्सीजन से संयोग गोल्ड नहीं करता है, समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? मीथेन, सरलतम हाइड्रोकार्बन। अब क्यों है इसके बारे में भी जान लो। सरलतम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कौन है? ये मीथेन, मीथेन मतलब CH4, ये मीथेन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? ये मीथेन है, ठीक है, CH4 ये है। अब अगला चलिए, चलो ना ससुरा का आगे चलो। वायुमंडल में है ना, तो इसको मिटा देते हैं, तो एक बार रिपीट कर दे, क्या रिपीट कर दें? क्या सरलतम सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। क्यों बताएगा अभी पहले। लघु पतन में समय के परिवर्तन में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, ठीक है, तभी चक्की घूमेगा। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है तो क्या नाभिक ऊर्जा में नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण से बने यौगिक को वे संयोजक कहते हैं। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र NaCO3 होता है, जिसका नाम है सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट। और विजातीय यौगिक है POP यानी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। आयनिक यौगिक CaCl2 बता दिए। ऑक्सीजन से संयोग कौन करता है? गोल्ड नहीं करता है। सरलतम हाइड्रोजन कार्बन क्या है? CH4, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। तो अगला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। उससे पहले 11 क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है। देखो वायुमंडल में बोल रहा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की उपस्थिति कितना है? लगभग 0.03% है। बाप रे, समझ रहे हो। और ओजोन परत में आप उर्दू में पढ़े होंगे कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, दरिया हरारत इसी के कारण बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति 0.03%, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? ठीक है, आवर्त सारणी में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या आवर्त सारणी, ये दोनों, ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है। सारणी, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? कितने आवर्त कितने आवर्त सारणी में कितने आवर्त बात करो। आवर्त सारणी में 7 आवर्त है। कितना है? 7 आवर्त। इसका आंसर यही कर दी, ठीक है, आवर्त है।
ठीक है, यही क्वेश्चन आप अगला क्वेश्चन है, इसी में थोड़ा सा होता है कंफ्यूजन वाली बात होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में यहां पर बोलेगा, अगर आधुनिक बोलेगा तब आधुनिक आवर्त सारणी आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितना है? 18 है, समझे? 18 होते हैं। इसका उल्टा उस पर मत कर देना, देखो ध्यान से। आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितना होता है? 18। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलिए, बहुत ही क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन चलिए कि फूलों में 14 नंबर बोला, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। नर प्रजनन अंग कौन होता है? पुंकेसर होता है। ठीक है, पुंकेसर। ठीक है, बहुत अच्छा बताया था आप लोगों ने, पुंकेसर होता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन। ठीक है, गुणसूत्र बने होता है। गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र इसको इंग्लिश बोलते हैं क्रोमोसोम बने होते हैं। क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए और आरएनए का। ठीक है, डीएनए एवं आरएनए, गुणसूत्र जो बने होते हैं आरएनए और डीएनए का। गुणसूत्र जानते हैं कि एक्स और एक्स वाई होता है। ठीक है, समझे? एक्स और एक्स वाई 23 जोड़ा होता है। कितना? 23 जोड़ा, 23 दूनी 23, इसमें भी 23 जोड़ा होता है, 23 × 2, और इसमें भी 23 × कितना होता है? 2 होता है, यानी 46। तो जहां तक कही देखो, एनसीईआरटी में 23 दिया हुआ है, भारतीय बोर्ड में कितना दिया हुआ है? 22 दिया हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आंसर पे। अगर आपको आंसर दिया हुआ है 46 दिया हुआ है, या आपको बोला है कि 23 जोड़ा बोला है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आंसर में आपका वहां पर एक ऑप्शन अगर दिया हुआ है 22 जोड़ा दिया हुआ है, या फिर आपको बोला है कि 44 दिया हुआ है, तो आप ये मारिएगा। ठीक है, और आपको दोनों जगह से दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी के अनुसार आप 23 ही मारेगा, 23 जोड़ा यानी 40 मारेगा। समझ में आ गई? बहुत ही आसान था, कुछ नहीं है। इसलिए कहा है कि हौसले की तुर्किश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए चाहे जिंदगी में, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख, है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शेर था आप लोगों के लिए। इसलिए हार मत बनिए अपनी जिंदगी में, जो हार माना हो गया। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। पहला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण, किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है तो किसका? बैगनी का। ठीक है, बैगनी का सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन। लोहे से लिंग के लोपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा से लिंग के लेपित करने की क्रिया को क्या कहता है? गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। ठीक है, लोहा से जो लिंग के लेपित जो होता है, उसके लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहता है, गैल्वेनीकरण। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन चलिए। एक कूलाम कितने तुल्य के बराबर होता है? एक कूलाम कितने तुल्य के बराबर होता है? एक कूलाम तुल्य है, एक कूलाम तुल्य है तो कितना होता है? 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, यानी 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। ठीक है,
1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, ठीक है, इतना बराबर होता है। 4 नंबर क्वेश्चन चलिए। पोटास एलम होते हैं, पोटास एलम होते हैं, पोटास एलम होते हैं, एक द्विक एलम होते हैं। क्या होते हैं? एक द्विक एलम होते हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन चलिए। बोल रहा है कि अमोनिया के अणु में अमोनिया यानी NH, अमोनिया पहले लिख देते हैं, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और क्या है? हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात है, क्या है? तो अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH4 भी होता है, ठीक है, या फिर NH3 भी होता है, ठीक है। लेकिन आपको NH4 अमोनिया नहीं होता है, ठीक है, समझे, अमोनेट होता है। तो अमोनिया बोला है तो ये होगा नहीं, ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये NH3 होगा अमोनिया, समझे, ये अमोनेट होता है, ठीक है, अमोनेट सल्फेट, ठीक है, एस लग जाए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पे अमोनिया, तो अमोनिया नाइट्रोजन है कितना है? 1 है, इसका कितना है? 3 है, तो इसका अनुपात बोलेगा तो क्या होगा? 1:3। अगर अमोनेट बोलता तो क्या होता? 1:4 होता। समझ में आ गया? इस तरह की बात थी। 6 नंबर क्वेश्चन में चलिए कि कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन कौन है? पादप हार्मोन कौन है? तो जाना, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन है, ठीक है। 7 नंबर चलिए क्वेश्चन। अब बोलेगा इसमें से क्या, कौन जो है मादा जनन तंत्र नहीं है? मादा जनन तंत्र नहीं है बोला तो अलग बात, नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है बोला है तो क्या होगा? यहाँ पे मादा जनन तंत्र नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ क्या है? एक है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्र वाहिका, डिंब वाहिका। तो देखिए अंडाशय भी इस मादा का है और गर्भाशय भी है, शुक्र वाहिना नहीं है, ठीक है, क्योंकि शुक्र वाहिना किस में आता है? लड़कों में आता है, ठीक है, वाहिका, ये मादा में नहीं है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन चलिए। मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? कितने जोड़े? मानव में कितने जोड़े? तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। आपको बता चुके थे हम पहले भी कि अगर आपका 23 जोड़ा नहीं दिया हुआ है ना था तो 22, अगर जोड़ा दिया हुआ है तो 22 जोड़ा मारिएगा, ठीक है। अगर 23 जोड़ा दिया हुआ तो 23 जोड़ा ही मारेगा, क्योंकि NCERT से आधारित है। हाँ, 22 जोड़ा आपका इसमें दिया हुआ है भारतीय वर्ड में, तो आपको 23 जोड़ा NCERT में दिया, 23 जोड़ा ऑप्शन में नहीं देगा, तब 22 जोड़ा मानेंगे आप, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन चलिए। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सामान्य नेत्र के लिए कितनी दूरी की चाहिए? नेत्र के लिए कितनी, मतलब वस्तु को साफ साफ देखने के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए कितने सेंटीमीटर, यानी मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन चलिए। अजैव निम्नीकरण, कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? अजैव निम्नीकरणीय कचरा बोला है, कचरा समझ, तो कूड़ा कचरा है, तो आप याद रखिए थर्माकोल का नाम सुने? थर्माकोल ये है, थर्माकोल, ठीक है, ये अजैव कचरा है। देख लो एक बार रिपीट करते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग
किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो बैगनी का लोहा से लिंक के लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। 1 कूलम तुल्य बराबर 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड होता है। पोटास एलम होते हैं एक द्विक एलम। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की अनुपात कितना होता है? 1:3 होता है। 1:4 मत मानना, ये है, ठीक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन होता है, पादप में हार्मोन साइटोकाइन पाया जाता है। मानव जनन तंत्र नहीं है तो कौन शुक्रवाहिनी का नहीं है, ठीक है। अंडाशय भी है, अंडवाहिनी भी है ना। मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, XX और XY है ना। किसी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी का होना आवश्यक है, ठीक है। और जब निम्नीकरण कचरा कौन है? थर्माकोल, ठीक है। चलो मिटा देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन में क्या बोला है? कौन गंधीय सूचक नहीं है? कौन बोला है? कौन गंधीय सूचक नहीं है, ठीक है, नहीं है बोला है। तो यहाँ आंख बंद के मार देना, यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देख लेना। शकरकंद गंधीय सूचक नहीं है। प्याज भी है आपका, वेलनिया भी है ना, और लौंग का तेल भी है। तो शकरकंद जो है एक खाने वाला पदार्थ आता है, लेकिन इसको खाने से गंध नहीं होता, ठीक है। इसलिए शकरकंद जो है गंध सूचक नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन चलिए। 12 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है? द्विक्षारकीय अम्ल कौन सा है? अम्ल, एसिड। द्विक्षारकीय एसिड क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड द्विक्षारकीय अम्ल है, द्विक्षारकीय, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन चलिए। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होता है? मीथेन में यानी CH4 में, तो CH4 में कितने बंधन होता है? 4। सीधा 4 आंख बंद के मत कर दो, ठीक है। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होता है? तो 4 होते हैं, ठीक है। 14 नंबर चलिए क्वेश्चन। 14 नंबर में बोल रहा है इसमें होते हैं परागकोश में होते हैं। परागकोश में होते हैं तो क्या होता है? परागकण, पता ही है आपको, परागकण। परागकोश में परागकण होते हैं। अगला यानी अंतिम क्वेश्चन। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन ने लिखी थी, ठीक है। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी ये जो पुस्तक लिखी थी किसने लिखी थी? डार्विन ने, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने लिखी थी, ठीक है। लेकिन यार डार्विन दिया हुआ तो डार्विन मानेंगे, ठीक है। डार्विन ने लिखी थी, डार्विन, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन में क्या, कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो शकरकंद नहीं है। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर शकरकंद रहेगा, तो शकरकंद नहीं है। प्याज भी है, ठीक है, याद रखना प्याज होता है। द्विक्षारीय एसिड क्या है? H2SO4 द्विक्षारीय एसिड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। मीथेन कितना है? मीथेन में सहसंयोजक कितने कार्बन है? तो 4 है। परागकोश में होते हैं तो परागकण होते हैं। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक नामक जो लिखी है वो किसने लिखी है? डार्विन ने लिखी है, ठीक है। ये पुस्तक डार्विन ने लिखी है, ठीक है। तो यहीं तक समाप्त करते हैं वीडियो को, आज थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण। जय हिंद, जय भारत।